क्या ऐसा लगता है कि वहां पे एमआईएम के जाने से महागठबंधन को नुकसान पहुंचेगा? कोई भी पार्टी जब एक पार्टी जब आती है वजूद में, तो भाई उसका उद्देश्य यही होता है कि हम चुनाव लड़ें और हम चुनाव जीतें, और चाहे 2 सीट जीतें, 4 सीट जीतें। अभी दिल्ली में 2-3 मामले सामने आए। एक आर्टिफिशियल तालाब बना दिया गया यमुना के बराबर में। निश्चित रूप से देखिए, जब किसी चीज को आप मुद्दे से भटका कर घुमा फिरा के जब चीजें करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। एनडीए गठबंधन जीतता है तो ऐसे कौन से चेहरे हैं जिनको हम मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते हैं वहाँ पे? अब एनडीए में कई है, वो सिन्हा एक है जो उनके स्पीकर भी थे और अभी डिप्टी सीएम है, और बहुत हैं वहाँ। तो वहाँ तो कोई मसला ही नहीं, वहाँ तो जेब से जो पर्ची वहाँ दिल्ली से आएगी और जो पर्यवेक्षक लेके आएगा वो खोल देगा सामने। नीतीश कुमार इस चीज के लिए राजी हो जाएंगे कि कोई और मुख्यमंत्री बन जाए वहाँ का? तो नीतीश कुमार जाने, नीतीश कुमार भाई बीजेपी के साथ मिल के लड़ रहे हैं, तो कुछ सोच के ही लड़ रहे होंगे। किसी भी तरीके से कोई वैकेंसी होती भी है तो उसमें देखिए कितनी दलाली हो जाती है, बाद में जाकर वैकेंसियों को रद्द कर दिया जाता है। जैसा कि आप टीचिंग लाइन में ही जाएंगे तो कितने लोग मैनेजमेंट के द्वारा रखे गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं द न्यूज़ कॉर्नर नाम के एक मैगजीन के संपादक के साथ। आइए उनसे जानते हैं बिहार में क्या चुनावी मौसम है, किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्या आसार नज़र आ रहे हैं आगामी चुनाव में। विधानसभा चुनाव वहाँ बिहार में हो रहा है। सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, सभी जीतने के लिए लड़ रही हैं। वहाँ पर एनडीए अपना जोर लगाए हुए है, महागठबंधन अपना जोर लगाए हुए है, और वहाँ एक स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी, वो भी अपना जोर लगाए हुए हैं। एमआईएम भी वहाँ अपना जोर लगाए हुए है। अभी वहाँ पर जोर आजमाइश चल रही है। जो मोटा मोटा देखने को आ रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। अब उससे एक आशंका बिहार की जनता में महागठबंधन का तो क्लियर हो गया। एनडीए ने अभी मुख्यमंत्री का कौन होगा इसका पत्ता नहीं खोला है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में गए थे तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि विधायक तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। वहाँ पर अब संशय की स्थिति पैदा हो गई है, और ख़ास तौर से नीतीश समर्थक, जो हमारी वहाँ लोगों से बात हुई, नीतीश समर्थकों में एक तरह की एक बेचैनी है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा इनको घोषित नहीं किया है। दूसरा ये एमआईएम पहले 4 सीटें उसके पास थीं, तो वो चाहती है कि वो बरकरार रखें, उसके लिए वो जोर आजमाइश कर रही हैं। अब एमआईएम की काट के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा एमपी हैं कांग्रेस के, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ दौरे कर रहे हैं। तो अब पहले फेज़ की वोटिंग होने वाली है जल्दी, और हमें लग रहा है दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रही हैं। अब ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी कोई ओपिनियन पोल भी नहीं आया इस तरह से कि बताया जा सके कि कौन किसका पल्ला भारी। बहरहाल दोनों, हमें तो लग रहा है कांटे की टक्कर है वहाँ पर, और दोनों लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ सबसे जो बहुत मेहनत कर रहे थे प्रशांत किशोर, अब ये दोनों पार्टियों के जोर आजमाइश के बाद वो थोड़ा सा पीछे जाते हुए हमको दिख रहे हैं। तो अब लड़ाई सीधे जो है एक बाइपोलर टाइप की हो रही है, कि जहाँ सीधे एनडीए वर्सेस महागठबंधन इस तरह की हो रही है। उसमें इनको भी नुकसान होगा, और हमें लगता है एमआईएम जो 4 सीटें थी उसकी वो भी बरकरार नहीं रख पाएगी, उसकी कम होगी। जिस तरह से एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम भी कहा जा रहा है, क्या ऐसा लगता है कि वहां पे एमआईएम के जाने से महागठबंधन को नुकसान पहुंचेगा? कोई भी एक पार्टी जब आती है वजूद में, तो भाई उसका उद्देश्य यही होता है कि हम चुनाव लड़ें और हम चुनाव जीतें, और चाहे 2 सीट जीतें, 4 सीट जीतें। तो वो पार्टी, अब बी पार्टी और सी पार्टी, कोई भाई आरोप तो एक दूसरे पे लगाते ही हैं। तो एक तो उसको छोड़िए, यूपी में बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है बीजेपी की बी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसकी 3 बार सरकार रही है। तो ये तो राजनीतिक आरोप है, एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। प्रशांत किशोर की वजह से भी कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ सीटें निकल सकती हैं इस बार, या बिल्कुल ही कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी के? नहीं, प्रशांत किशोर की भाई
काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे होंगे। असल में प्रशांत किशोर के पास जो उम्मीदवार हैं वो इन दोनों जगह से जो इनको टिकट नहीं मिला वो सब आकर के यहाँ प्रशांत किशोर से टिकट ले गए हैं। अब वो उसमें हो सकता है एक दो मजबूत हों, जीत जाए चुनाव। बहुत ज़्यादा हमें कुछ स्कोप प्रशांत किशोर का दिख नहीं रहा है। उनके प्रत्याशी बीजेपी ने खड़े होने से पहले ही बैठा दिए। अच्छा, अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो ऐसे कौन से चेहरे हैं जिनको हम मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते हैं वहां पे? अब एनडीए में कई है, वो सिन्हा एक है जो उनके स्पीकर भी थे और अभी डिप्टी सीएम है, और बहुत हैं वहाँ तो कोई मसला ही नहीं। वहाँ तो जेब से जो पर्ची वहाँ दिल्ली से आएगी और जो पर्यवेक्षक लेके आएगा वो खोल देगा सामने। नीतीश कुमार इस चीज के लिए राजी हो जाएंगे कि कोई और मुख्यमंत्री बन जाए वहां का? तो नीतीश कुमार जाने, नीतीश कुमार भाई बीजेपी के साथ मिल के लड़ रहे हैं तो कुछ सोच के ही लड़ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। 6 नवंबर से पहले चरण के इलेक्शंस होंगे, 11 नवंबर से दूसरे चरण के। 14 नवंबर तक हमें अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में कौन जीत रहा है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। बिहार में इस वक्त जो है क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कौन सा गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ ही गेंद जाएगी, उन्हीं के पाले में गेंद रहेगी? देखिए, बिहार का जो चुनाव है सब लोग अपने नज़रिए से देख रहे हैं और सबका अपना एक नज़रिया होता है। अभी तक जो वहाँ से सोशल मीडिया की तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं या जो बयानबाजी हो रही है या बिहार की जनता को जो सुना जा रहा है, वहाँ से स्पष्ट रूप से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं की सरकार बन सकती है। फाइनली ये तो जब परिणाम आएगा तभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसकी सरकार बनी। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार हुआ एक तरफा, वो मामला अब की बार नहीं रहेगा, क्योंकि जो बिहार का चुनाव है इस बार बहुत टक्कर का है और जनता भी कहीं ना कहीं जागृत हो रही है। खासकर नेताओं के ही मतलब जैसे जिस तरह से पलटी मार रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और अनैतिक भाषा का भी जिस तरीके से राजनीति में प्रयोग हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता भी जागृत हो रही है। अब फाइनली डिसीजन तो तभी हो पाएगा जब परिणाम आएगा। अभी दिल्ली में 2-3 मामले सामने आए। एक आर्टिफिशियल तालाब बना दिया गया यमुना के बराबर में। दूसरी चीज़ जो है ये हुई कि आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिश की गई जो नाकाम रही। ये जो कोशिशें भाजपा कर रही है और इसको लेकर के जनता में भी काफ़ी रोष है। सोशल मीडिया पे लोग जो है काफ़ी इसके खिलाफ जा रहे हैं। क्या लगता है इस पे भाजपा की इमेज पे इससे असर पड़ सकता है? इसको नुकसान पहुंचेगा भाजपा को इससे? निश्चित रूप से देखिए, जब किसी चीज़ को आप मुद्दे से भटका कर घुमा फिरा के जब चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप इसी बात को अगर एक शायर हैं मध्यम सक्सेना जी, वो कहते हैं कि दिल का रिश्ता बिल्कुल सीधा होता है, दाएं बाएं दुनियादारी रहती है। जब देखिए लोगों की भावनाओं से आप निश्चित रूप से, क्योंकि जो भावनात्मक रूप रहते हैं लोग रहते हैं, वो भावनाओं से आप उनसे मतलब जैसे जुड़ के कोई काम निकाल सकते हैं। एक बार निकाल सकते हैं, 2 बार निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरी बार जब आता है तो आदमी नज़र से गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा कोई ऐसा काम ना करे कि उसे नज़र से गिरना पड़े, क्योंकि जनता सारी चीज़ देख रही है। और आजकल की एक पीढ़ी जो बीच में पढ़ना लिखना बंद कर दी थी, त्याग कर दी थी, वो कहीं ना कहीं किताबों की तरफ जा रही है। वो एक मतलब धर्म का सम्मान हमारी युवा पीढ़ी करती है, लेकिन वो ज़मीन पर भी चीज़ों को अपनी आंखों से जानना भी चाहती है और मानने के साथ साथ वो जानने में भी यकीन करती है। इसलिए वो देख रही है कि इतने दिन मतलब जैसे सरकार बनी है, क्या काम हो रहा है, क्या लफबाजी चल रही है, कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता उनको उनका परिणाम देगी। और जैसे उसमें कई लोगों का जैसे घर ढहा दिया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की एक आवाज़ और टीस भी कहीं ना कहीं मारती है। और अगर जैसे उनका घर ढहाया जा रहा है तो कितने लोगों का, मैं मतलब न्यूज़ के माध्यम से, आप लोगों के ही माध्यम से मैंने देखा कि बिना किसी सूचना के कुछ लोग आप देखिए रोते हुए नज़र आ रहे थे। 2 दिन का 1 दिन का समय मांग रहे थे शासन और प्रशासन से। तो भाई वो भी इसी देश के नागरिक हैं, दबे कुचले हैं, उनकी भी कोई समुचित व्यवस्था कराई जाए। और अगर जैसे जो बाहरी नागरिक हैं तो उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है,
लेकिन जो देश के हैं, गरीब तबका है, जो मजदूर है, भाई मजबूरी में कोई यहीं का है, अपने बिहार का है, अपने उत्तर प्रदेश का आदमी जाकर वहाँ मजबूरियों में अपना जीवन बसर कर रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो भाजपा सरकार में रहा, लोग बड़े परेशान रहे, युवा बड़े परेशान रहे, वो है रोजगार का मुद्दा। उस पे बहुत कुछ कदम उठाते हुए भी भाजपा सरकार नजर नहीं आई। युवा बहुत ज्यादा परेशान है, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को उनके साथ ज्यादती होती है, उनको मारा पीटा जाता है, उन पे आंसू के गोले छोड़े जाते हैं। टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये व्यवहार और ये जो सुधार नहीं हो रहा है, उसको लेकर के भी क्या भाजपा सरकार की इमेज पे असर पड़ रहा है? और क्या उसका नतीजा हमें 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है? मैं निश्चित रूप से इस सवाल के लिए और इस हिम्मत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जहां देश में कई मतलब चैनल चल रहे हैं, बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, जहां मुद्दे को भटकाने का काम किया जा रहा है। और जो परिवार का एक आधार है, आदम गोंडवी साहब का एक शेर है, इसको मैं पढ़ते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूं। आदम साहब ने कहा कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जम नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जम नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए मुल्क क्या आज़ाद है, कोठियों के मुल्क को मेयार से मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। वो हिंदुस्तान की तस्वीर अगर आप कभी ग्रामीण अंचल में जाएंगे या आप लखनऊ के इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, जब कोई माता पिता अपने बच्चों को भेजता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर तो एक ख्वाब होता है, एक जुनून होता है, एक अपनी मंजिल पाने की एक ललक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पेपर लीक होते हैं या पेपर में फर्जीवाड़ा होता है या पेपर की डेट लगातार बढ़ाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीजीटी की डेट कितनी बार बढ़ाई गई, 3 साल से वैकेंसी चल रहा है, डेट आ के उसको मतलब हटा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद बांधकर माँ बाप अपना राशन पानी गेहूं चावल बेचकर किसी तरीके से अपने बच्चों को वहां भेजते हैं शहर में पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा दुखी होती है और जो सच बात है उसको कहनी चाहिए। और भाजपा के लोगों को या जो भी सत्ता शासन में आए, वो निश्चित रूप से, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा देश है वो युवाओं का देश है, अपने यहाँ के युवा का जो जिसका सम्मान है उसको नहीं दिया जाता है। किसी भी तरीके से कोई वैकेंसी होती भी है तो उसमें देखिए कितनी दलाली हो जाती है, बाद में जाकर वैकेंसियों को रद्द कर दिया जाता है। जैसा कि आप टीचिंग लाइन में ही जाएंगे तो कितने लोग मैनेजमेंट के द्वारा रखे गए थे जो 10-10, 15-15 साल से सैलरी पा रहे थे, 1-1 लाख रुपए के करीब उनकी सैलरी थी। अचानक में भाजपा गवर्नमेंट ने उनकी नौकरी छीन ली, उनकी सैलरी ज़ीरो हो गई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अगर मैनेजमेंट से किसी भी अध्यापक को रखा गया है, अगर वो इतने दिन से नौकरी कर रहा था, तो आपका शासन कहाँ था, आपका प्रशासन कहाँ था? आपने उनको जिस बेस पर, जैसे जो आदमी जितनी सैलरी पाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका जीवन शैली हो जाता है। अब उनके बच्चे शिक्षा कहाँ पाएंगे? अब निश्चित रूप से, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई हिंदी पढ़ा रहा है 10 साल से, हिंदी पढ़ा रहा है, अब वो 10-15 साल से हिंदी पढ़ा रहा है, उसकी वो सैलरी ले रहा है, उसका वो वेतन ले रहा है। अब उसको आप वहाँ से हटा दिए, अब वो कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं कि हिंदी की वैल्यू नहीं है या हिंदी पढ़ के कोई पैसा नहीं कमा सकता है, निश्चित रूप से, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। कोई इंग्लिश का आदमी हो, मैथ का आदमी हो, ट्यूशन पढ़ा लेगा। उत्तर प्रदेश में जहां हिंदी भाषी लोग हैं, वो आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा? उसके परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। वो चाहे शिक्षा मित्र में हो या और भी जितनी वैकेंसी आ रही हैं, कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में है। आप देखिए, प्राइमरी स्तर पे बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, युवाओं पर अत्याचार किया गया, नौकरी नहीं दी जा रही थी, हालांकि उनका शासन व्यवस्था अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में यही कारण हुआ, उनकी सरकार चली गई। फिर उसके बाद सपा की गवर्नमेंट आई, वो 69,725 वाली चाहे वैकेंसी हो शिक्षक की, उसमें धांधली की, लगातार 4-5 साल तक शिक्षकों को रुलाया और उसमें भी जो धांधलियां हुई आज तक देखिए उसमें से लोग निकाले जा रहे हैं। बाद में परिणाम क्या हुआ, उनकी भी सरकार चली गई। और इसमें जैसे कुछ धार्मिक मुद्दे लाए जाते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। ठीक है, हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, उसका हमारे अंदर भीतर सम्मान है।
हमको क्योंकि ये सम्मान घर से ही मिलता है, जिसको मिलता है वो अनवरत करते रहते हैं, वो किसी के भड़काए में नहीं आते हैं। निश्चित रूप से हमारी जो धरोहर है सरकार उसको बचाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लंबी कतार है युवाओं की उस पे ज़रूर काम करे। ये मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है, क्योंकि मैं देश का नागरिक हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये पीड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई।